हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का संपूर्ण लेक्चर कवर करने वाला हूं। और हाँ, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो के बाद से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 4-5 दिन हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिएगा। उसके बाद से ही ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बाद से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अर्थात एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक्स नहीं बचेंगे इस चैप्टर से। और आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूं, सबसे पहले समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की कि आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। लास्ट वीडियो पार्ट वन के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषा होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषा, मतलब फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है। ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाले टॉपिक में। एंड दूसरा वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब आपको किसी दृष्टि दोष का, जैसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का निवारण करना रहता है, उस टाइम इसका यूज किया जाता है। या कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उस टाइम भी इस चीज़ का यूज करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दूरी दे दे और प्रतिबिंब पूछे कि किस जगह बनेगा, तो ये चीज़ काम में आती है। तो इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग किया। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। उस वाले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। एंड इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तथा उसके नियम। एंड उसके बाद से जो गोलीय दर्पण है, इसके कुछ परिभाषाएं या न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद से सभी रफली टाइप के दिए गए हैं। एंड उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लेंस और उसके उपयोग। इन सभी चीज़ों को आप एक एक करके अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। मैं पूरा एक एक डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लगभग 13 पेजों की पीपीटी मैंने बनाई है। इस पीपीटी का लिंक चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। एंड इसी नोट्स को अपने कॉपी में भी छाप सकते हैं, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मैं इसी से पढ़ा हूँ। और इसी नोट से पढ़ के मैंने क्लास 10th में 96 पर मार्क्स लाए थे ओनली साइंस के एग्जाम में। ठीक है। दिया गया है लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन। इसको हम लोग समझेंगे कि अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है। एंड उसके बाद से पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, किस प्रकार से लेंस की क्षमता ज्ञात की जाती है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। एंड उसके बाद से 8वां टॉपिक है क्या चीज़, चैप्टर फिनिश। मतलब कि इस 7 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अर्थात 2 टॉपिक्स में, मतलब 2 पार्ट में मैंने पूरा चैप्टर कवर करा दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक डाउट जो है आपके मन में सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताता हूं सबसे पहला टॉपिक दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, मतलब पोल ऑफ मिरर। इसे पी से डिनोट करते हैं। दिया गया दर्पण के ध्रुव में कि दर्पण के वक्रता दिया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। जैसे गोलीय दर्पण है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 दर्पण है, एक उत्तल है और एक अवतल है। एंड देखिए इसका जो परावर्तक सतह तो ये हो गया। एंड इसका जो केंद्र होगा, यहाँ पे केंद्र है ना, यहाँ पे ये वाला केंद्र है, इसका जो केंद्र होगा यही क्या होगा, पोल होगा। तो पोल क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी का जो केंद्र है वही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। अवतल उत्तर दर्पण में अलग अलग ध्रुव होते हैं, समझ गए। मतलब कि केंद्र ही होता है, केंद्रीय को ध्रुव बोलते हैं। अब समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले रफली मैं आपको बता दूं कि दर्पण जो होता है एक गोलीय ये गोलीय दर्पण जो होता है किसी एक ही चीज़ से काट के निकाला गया होता है। मतलब आधा भाग उत्तल हो जाता है और आधा भाग अवतल दर्पण हो जाता है। तो इसके ये जिस गोले से काट के निकाला जाता है उस गोले का एक केंद्र होता है होगा ना, तो उसी गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। बस यही इसका टॉपिक है। अब इसको समझिए, डिफिनीशन में क्या दिया गया है। दिया है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात ये जिस गोले से काट के निकाला गया होता है इसी गोले के केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, इसे कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है। तो समझ गए वक्रता केंद्र क्या होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वक्रता केंद्र होती है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए। दिया गया है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है इसे समझिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए मैंने उधर बताया, सबसे पहले तो ध्रुव बताया। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है तो इसका ध्रुव ये हो जाएगा और इसका जो केंद्र हो जाएगा इसके चारों ओर ये वाला सी हो जाएगा।
तो ये जो रेखा मैंने खींचा है, इसको कलर से अलग कलर कर देते हैं। ये जो रेखा मैंने खींचा है, ये वाला इसी को ही हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो केंद्र से और पोल की ओर खींची गई होती है वही क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। अब समझिए गोलीय दर्पण का द्वारक, मतलब दर्पण का द्वारक दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का द्वारक बोलते हैं। जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसी का जो व्यास होता है, ये तो त्रिज्या मतलब कि एक छोटा सा पार्ट है, इसका व्यास जो होता है वही क्या होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। मतलब कि जितना चीज़ से परावर्तक किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा जो है ना, ये क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक है। जितना बड़ा मिरर रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका द्वारक कहलाएगा। अब समझते हैं मुख्य फोकस क्या होती है। देखिए मुख्य फोकस भी अच्छा है, इसका डिफिनेशन सिंपल था। समझिए इसको क्या चीज़ है ये। देखिए दिया गया है कि जब गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस से उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो जब भी हम इस पे प्रकाश की किरण डालेंगे तो अवतल दर्पण पे प्रकाश की किरण डालेंगे तो टकरा के इस प्रकार से वापस जाएगी एंड इधर जाएगी, तो ये एक ही बिंदु से होकर जाती है। ये सभी प्रक्रिया जो होता है वो एक ही बिंदु से होकर जाती है एंड इसे ही बोलते हैं मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये तो ऐसे जाएगी, इधर से निकल जाएगी, ऐसे इधर से, ठीक है, मतलब कि उस पार नहीं जा पाती है। तो ये क्या होता है, एक मिलती हुई प्रतीत होती है, जो प्रतीत हो रही है सी और इसके बीच में, तो यही क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। समझ गए ना। परावर्तक के पश्चात एक बिंदु से टकरा के जाएगी या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, बस यही क्या होता है, दर्पण का मुख्य फोकस होती है। समझ गए। अब समझते हैं मुख्य फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है इसे समझिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को ही मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, अब समझिए ये गोलीय दर्पण है एंड इसका ध्रुव यहाँ पे है एंड फिर दिया गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की, एंड यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई है ऐसे ऐसे टकरा के, और ये जिस बिंदु से गई है इसी को बोलते हैं यहाँ ये बिंदु है, कोई रेड कलर से कर देते हैं इसे हम लोग, ये कोई बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। बस समझ गए। फोकस दूरी और पोल के बीच की दूरी को ही फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोलते हैं। और ये देखिए जो दूसरा टॉपिक है ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। थर्ड वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप रफली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तो नियम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है और अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या चीज़ है, अवतल दर्पण के उपयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे बोलूँगा कि आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सुनिएगा। दिया गया है कि पहला उपयोग है इसका, इसके निम्नलिखित उपयोग है और इसका पहला उपयोग दिया गया है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ईंट भट्टों को पकाने के लिए, जो शहर में ईंट भट्टे बनाए जाते हैं वहाँ अधिक कोयला नहीं जलाया जाता है, तो ईंट भट्टों को पकाने के लिए जो भट्टे पर बनते हैं ईंट, उसको पकाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझिए। एंड उसको देखिए नेक्स्ट वाला दिया गया है कि छोटे अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की किरण को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, गले इत्यादि का निरीक्षण करता है, दांत का भी निरीक्षण करता है। ये तो दो इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए एंड नोट भी कर लीजिए मेरे साथ। आप नोट करते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं लेकिन नोट करते चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एंड समझते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है एंड उसके साथ साथ 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ जाता है, समझाइए। जैसे देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला दिया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों, वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की और काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं जो स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो मिरर लगा रहता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये किसमें पूछा जाएगा, तो आपके एमसीक्यू में भी पूछ जा सकता है। ये किस में पूछा जाएगा, तो आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क
के काफ़ी क्षेत्र तक फैल जाता है। जैसे कि जो कभी हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता है तो बीच में क्या लगा रहता है, एक लैंप लगा रहता है। तो यही जो लैंप जो होता है, लैंप के ऊपर कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो और उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ये दोनों ही प्रयोग अच्छे से आप याद कर लीजिए एक ही चीज़ों को। अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन, समझते हैं क्या होता है। दिया है यहाँ पे डिफिनेशन में पढ़ता हूँ एंड उसके बाद से आपको समझाता हूँ। दिया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की कोई किरण है, ये दो माध्यम है, जैसे क्या है, सरल माध्यम है और ये विरल माध्यम है, समझ गए। जब एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दिया है तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक से दूसरे रास्ते में चली जाती है तो उसके जो रास्ते हैं या पथ हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए इसे समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि जब प्रकाश की किरण, या अथवा करके दिया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अविलंब से दूर हट जाती है। बस वही जो डिफिनीशन किताब में लिखी गई है उसी चीज़ को यहाँ पे छापा गया है। और वो डिफिनीशन आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई भी कहीं भी नंबर नहीं कटेगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं इसका जो डायग्राम है ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखिए ये कोई एक तल है, इसके ऊपर जो है विरल माध्यम है, अर्थात बहुत ही क्या है, खाली माध्यम है, एंड इसके नीचे जो है बहुत ही सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण आई एंड दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो इसको जाना चाहिए था किधर और चली गई किधर। देखिए इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन चली गई है इधर। तो ये क्या होता है, अभिलंब से क्या हो रही है, नज़दीक आ रही है। जब इसका मतलब समझिए कि जब विरल माध्यम से अत्यधिक सघन, मतलब कि खाली माध्यम से कोई अत्यधिक भीड़ वाले इलाके में जा रही है तो अभिलंब की ओर चिपक जा रही है। और यही उल्टा प्रोसेस करते हैं, यदि भीड़ वाले माध्यम से लेके जहाँ आदमी नहीं है उस वाले माध्यम में लेके जाएं तो अभिलंब से दूर हटेगी। बस यही चीज़ें क्या है, सीधा सा सिंपल सा समझ लीजिए। जैसे कि हम मेले में गए हैं तो यदि हम रोड पे चल रहे हैं सिंपल सा, तो उसमें क्या हम पूरा फैल के चलेंगे, जहाँ मन करे वहाँ चलेंगे, मतलब कि बीच में नहीं कि कोई बाइक वाला ठोक के चला जाए। लेकिन यदि मेले की भीड़ में चले गए तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो बस यही चीज़ है प्रकाश का अपवर्तन, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। बस वो उसी का उल्टा था ये। जैसे वो क्या था, पहले ऊपर विरल माध्यम दिया था नीचे सघन माध्यम, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम। जैसे मैंने ऊपर समझा दिया एक ही डायग्राम से दोनों को। अब समझिए नेक्स्ट क्या है, इसके नियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नियम दिया गया है, अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रथम नियम में दिया गया है कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये तो उस वाले में भी था, प्रकाश के परावर्तन में भी। एंड इसका दूसरा नियम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाला नियम है। इसको समझिए। दिया गया है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात नियतांक होता है। मतलब म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। साइन आई का मतलब इंसिडेंट रे द्वारा जो बनाया जाता है एंगल, मतलब कि जैसे मान जाइए कि आपतन प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, ये आई है और ये आर है, तो ये दोनों बीच के, इन दोनों के बीच में जो कोण बना होता है उसे आई से लिखते हैं, उसे आई से लिखते हैं, और इनके बीच जो कोण बना रहता है उसे आर से लिखते हैं। बस वही, जितना कोण आई का बनेगा ऊपर रहेगा, जितना कोण आर का बनेगा वही नीचे रहेगा। और नियतांक को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर होता है। ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब समझते हैं यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसको समझिए। जब प्रकाश कांच के स्लैब से गुजरता है तो नियत तथा अपवर्तित किरण के अभिलंब से दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस मैंने केवल रफली पढ़ दिया। ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप रफली देख सकते हैं इसे। वैसे ही क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने लिखा है अपने नोट्स में तो आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड उसको समझिए, अपवर्तनांक का सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि दिया है 1n1 इज इक्वल टू N2 अपान N1। उसके बाद है साइन आई अपान साइन आर। N2 अपान N1 को क्या लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर। और इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाइए लेंस, इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आई फील लेंस के बाद से चैप्टर
फिर ख़त्म हो जाएगा, लेंस की क्षमता आएगी, उसके बाद से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं लेंस क्या होता है। लेंस की डिफिनीशन भी सिंपल सी ये दिया गया है कि लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो गोलीय दर्पण समतल पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस कहलाता है जो दो गोलीय समतल पृष्ठों से घिरा होता है, क्या होता है? लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय समतल पृष्ठों से घिरा होता है लेंस कहलाता है। समझ गए? और लेंस के टाइप ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जैसे उसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता था, सेम इसमें भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं। अब समझिए कि लेंस के अलग अलग प्रकार, जैसे उत्तल लेंस है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार का बस आप केवल नाम जानिए, डायग्राम में ये सभी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के ये अरिहंत प्रकाशन की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक का एक व्याख्या करके देता है, मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाता है। तो उसी टॉपिक से, उसी बुक से ये है, इसीलिए इतना इसमें टाइम लग रहा है, वरना आपके एनसीईआरटी में ये सब कुछ ना दिया है। अब देखिए समझिए कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। आप समझिए, इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। बीच में क्या होगा? मोटा होगा, और किनारे में पतला होगा। ये दोनों किनारा है, किनारे में क्या है? पतला है, बीच में ये मोटा है। बस यही क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। यही क्या है? उत्तल लेंस है। यही उत्तल लेंस होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है, और किनारे किनारे पतला होता है। और अवतल लेंस सेम इसका उल्टा होता है। और इसके प्रकार है, उभयोत्तल है, अवतलोत्तल है, समतलोत्तल है। आप समझिए अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस सेम उसी का उल्टा है, ये किनारे में चपटा होता है और बीच में पतला होता है, इस प्रकार से। बस यही क्या है? अवतल लेंस है। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला दिया है कि उभयतलोत्तल है, उत्तलावत्तल है, फिर समतलावत्तल है। ये सभी लेंस के प्रकार। अब समझते हैं लेंस की अपसारी और अभिसारी प्रकृति। ये तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए। दिया गया है कि लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने या फैलाने की प्रक्रिया को लेंस की अभिसारी अपसारी प्रकृति बोलते हैं। लेंस क्या होता है? जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो होता है, इसकी दो प्रकृति होती है। एक तो प्रकाश की किरण को फैला देता है, और दूसरा प्रकाश की किरण को बिटोर लेता है। तो ये दो प्रकृति हो गई, तो इसी को बोलते हैं अपसारी और अभिसारी प्रकृति। अब उसी को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले दिया गया कि अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना, मतलब कि प्रकाश की किरण एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को अपने फोकस पर एकत्रित कर लेता है, उसे ही प्रकाश की उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे उत्तल लेंस के द्वारा डिनोट किया। जैसे उत्तल लेंस जो होता है, इस प्रकार से मैंने बताया, ये प्रकाश की किरणों को बिटोरता है। जैसे इधर से कोई प्रकाश की किरण आई इतना दूर से, तो इधर जाके ऐसे भी टूट जाएगी। समझ गए ना? मतलब एक ही बिंदु पे चली जाएगी। तो यही क्या होता है? अभिसारी प्रकृति। सेम अपसारी प्रकृति इसका उल्टा होता है। और ये किस में होता है? तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में होता है। जैसे इसमें दिया गया कि जो लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को फैला देती है, उसे लेंस की अपसारी क्षमता बोलते हैं। जैसे कि ये जो कोई है, मतलब बना रहे हैं, ये अवतल लेंस है, समझ गए। और इसके द्वारा जो भी प्रकाश आए, जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है, तो ये इस प्रकाश को फैला देगा, इस तरफ फैला देगा। तो यही क्या होता है? लेंस की अपसारी प्रकृति। अपसारी का मतलब होता है फैला देना, और अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब इसमें भी क्या है? लेंस के द्वारा बनने प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो इसे भी समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नियम पूछे नहीं जाते हैं कभी। आप केवल रफली मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। वैसे तीन नियम है, मैंने केवल एक ही नियम को दिखाया, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। जो चीज़ पूछा जाता है मैं उसको हर बार बताता हूँ, लेकिन जो चीज़ नहीं पूछा जाता है उसको मैं एक ही बार बता के आपको छोड़ देता हूँ। अब समझिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? इसमें भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेखीय आवर्धन समझिए, दिया गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवत मापी गई लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से डिनोट करते हैं। जो लेंस के द्वारा जो दूरी नापी जाती है, वस्तु की लंबाई मापी जाती है, उसे ही रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अनुपात निकाला जाता है, जैसे कि वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई। जैसे कि किसी लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है एंड उस वस्तु की लंबाई कितनी बड़ी है, इन्हीं दोनों का अनुपात जो होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब समझिए नेक्स्ट टॉपिक। यदि किसी वस्तु की लंबाई h है तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है, तब उस वस्तु की दूरी भी लेंस की प्रतिबिंब की दूरी
नहीं, ये यू है और ये भी है, ठीक है, यू और भी हो जाती है। देखिए रेखीय वर्धन यम बराबर दिया है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। मैंने अभी बोला ना कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई अलग अलग होती है। देखिए पहला को यू से भी से डिनोट करते हैं, दूसरे को यू से डिनोट करते हैं। जैसे यू दिया गया है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और यू दिया गया कि लेंस से वस्तु की दूरी। समझ गए? तो यही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल है, वैसे सॉल्व नहीं करना, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। एंड उसके बाद से लेंस की क्षमता, एंड उसके बाद से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो लेंस की क्षमता को समझ लेते हैं। क्या होता है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अपसारी और अभिसारी करने की सामर्थ्य को ही लेंस की क्षमता बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, मतलब कि 1 बटा फोकस दूरी, मीटर में रहेगा तब, ठीक है। यही क्या होता है, लेंस की क्षमता का नियम होता है। और यदि सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर, तो P = 100/, फोकस दूरी, मतलब कि फोकस दूरी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। आप समझ लीजिए इसको कि लेंस का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और दिया गया है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, बस। एंड आज का ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। एंड मैंने इस चैप्टर में आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करा दिया। आई फील कि मैंने एक भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है। एंड इस टॉपिक में मैंने जो भी चीज़ बताया है, यदि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अपने कॉपी में लिख लेते हैं, तो एक भी टॉपिक बचा नहीं है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का एंड नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी पहले ही पीपीटी बना लिया हूँ। एंड वीडियो इसकी अपलोड करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग वेट करिएगा, 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। आपका सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर करना है। एंड इस सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।